भाग 11। ओ बालक, कल आना। आज कॉलेज की स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आखिरी दिन था। रोहिणी बेचैनी से परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घंटी बजी, वो अपनी कॉपी परीक्षक को देकर कक्षा से निकलकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे से उसकी व्यग्रता स्पष्ट झलक रही थी। करीब 15 मिनट के बाद सामने से एक सुदर्शन युवक, जिसका नाम करण था, वो रोहिणी की तरफ आता हुआ नजर आया। रोहिणी का चेहरा उसे देखकर फूलों की तरह खिल उठा। उफ, कितनी कॉपियां भर रहे थे जनाब कि इतनी देर लग गई आने में। रोहिणी ने बनावटी गुस्से से कहा। अरे क्या करूं, प्रोफेसर सक्सेना से वो रिसर्च के विषय में बात कर रहा था ना, तो करण ने जवाब दिया। रोहिणी उत्साह से बोली, तो क्या तुमने अपनी रिसर्च का विषय चुन लिया? हाँ जी हाँ मैडम, और अब जब तक मैं पीएचडी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके अपनी थीसिस पर काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक आपसे मिलना जुलना थोड़ा कम। करण ने रोहिणी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं निठल्ली हूँ जो बस तुम्हारा ही इंतजार करती रहूं? मैं भी अब अपने स्टार्टअप में व्यस्त हो जाऊंगी। पापा को मेरा बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आ गया है जनाब, और वो मुझे सहयोग देने के लिए मान गए हैं। रोहिणी ने नई खबर करण को देते हुए कहा। ये सुनकर करण बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि रोहिणी को अपने नाम से कितना ज्यादा प्यार है, इसीलिए वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सारी दुनिया उसका नाम जाने, और ये स्टार्टअप उसी की पहली कड़ी था। लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। करण प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रोफेसर सक्सेना के मार्गदर्शन में अपनी थीसिस पर काम कर रहा था, और रोहिणी अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही थी। प्रोफेसर सक्सेना अपने घर में अकेले ही रहते थे। उनके कहने पर करण बतौर किराएदार उनके साथ रहने लगा था। एक शाम जब प्रोफेसर सक्सेना कॉलेज से लौटे, तब बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। उन्हें इतना परेशान देखकर जब करण ने उनसे इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि गांव से उनके पड़ोसी का फोन आया था। उनका पुश्तैनी घर बहुत जर्जर हो गया है, जिसे तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी, और यहाँ के घर में भी ऊपरी तल्ला बनाने का काम चल रहा था, जिसे रोका नहीं जा सकता था, वरना आए हुए सामान की नाहक बर्बादी होती। दोनों जगह जिम्मेदारियां एक साथ कैसे पूरी होती, ये सब सोचकर प्रोफेसर बहुत परेशान थे। तो इसमें चिंता की क्या बात है सर, आप गांव होकर आ जाइए, यहाँ का काम मैं देख लूंगा, करण ने कहा। प्रोफेसर बोले, सच बेटे, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। करण को सारे जरूरी निर्देश देकर प्रोफेसर सक्सेना अगले ही दिन छुट्टी लेकर गांव चले गए। प्रोफेसर को गांव आए हुए अब 2 महीने हो गए थे। घर की मरम्मत का काम लगभग समाप्ति पर था। कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली थी। ये गांव अपने जन्माष्टमी के मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सहसा प्रोफेसर को याद आया, करण को मेले में घूमना बहुत पसंद है। वो अक्सर आसपास लगने वाले मेलों में वक्त निकालकर जाता रहता था। तो उन्होंने करण को गांव के मेले के बारे में जब बताया, तो वो बहुत खुश हुआ और गांव जाने की तैयारी करने लगा। रात में जब करण ने रोहिणी को फोन कर प्रोफेसर सक्सेना के गांव जाने की बात बताई, तो उसने भी साथ जाने और गांव का मेला देखने की इच्छा जताई। अगले दिन शाम ढलने तक करण और रोहिणी प्रोफेसर के गांव पहुंच चुके थे। जब वो उनके घर पहुंचे, तब प्रोफेसर रंग रोगन का काम करने वाले के साथ बहस कर रहे थे। उन्होंने करण और रोहिणी को अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद जब प्रोफेसर अंदर पहुंचे, तब करण ने उनसे पूछा, क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? वो रंग रोगन वाला दरवाजे पर कुछ लिखने की बात को लेकर बहस कर रहा था ना शायद आपसे। अरे भाई, अब तुम ही बताओ, इतनी मेहनत से मैंने इस घर को फिर से रहने लायक बनवाया,
इतना सुंदर रंग करवाया और ये गांव वाले चाहते हैं कि मैं उनके अंधविश्वास के कारण दरवाजे पर उल्टी सीधी इबारत लिखकर इस घर की सुंदरता को बर्बाद कर दूं? प्रोफेसर गुस्से से बोले। कैसा अंधविश्वास सर? रोहिणी की उत्सुकता जागी। ये बहुत पुरानी कहानी है। तुम लोग फ्रेश होकर खाने के लिए आओ, खाते खाते सुना दूंगा। प्रोफेसर ने कहा तो दोनों फ्रेश होने के लिए चल पड़े। कुछ ही देर के बाद तीनों खाने के लिए आ चुके थे। प्रोफेसर का रसोइया खाना परोसकर जा चुका था। प्रोफेसर ने कहानी सुनाते हुए कहा, ये बात तब की है जब मेरे पिताजी छोटे हुआ करते थे। मेरा सारा परिवार यहीं रहता था, इसी घर में। यहाँ का जन्माष्टमी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो 4 दिनों तक चलता है। कहते हैं इन 4 दिनों के दौरान एक रहस्यमयी बच्चा आधी रात में गांव में घूमता है और घर घर जाकर माँ माँ पुकार कर घर की स्त्रियों को आवाज देता है। उसकी आवाज इतनी सम्मोहक होती है कि कोई स्त्री स्वयं को दरवाजा खोलने से रोक ही नहीं पाती, और जो स्त्री इस आवाज के पीछे दरवाजा खोलकर घर से निकलती है, अगले 24 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गांव में ऐसी घटनाओं की वृद्धि होने लगी, तब गांव के लोगों ने एक पहुंचे हुए बाबा की शरण ली और उनकी आज्ञा से अपने घर के दरवाजे पर लिखवाया, ओ बालक कल आना। कहते हैं तब से जब भी वो बच्चा आता है तो दरवाजे पर लिखी वो इबारत पढ़कर बाहर ही बाहर से लौट जाता है। उसके बाद से गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। वो रंग वाला मुझसे जिद कर रहा था कि जिस तरह गांव के सभी लोग अब तक इस परंपरा को निभा रहे हैं, मैं भी निभाऊं और अपने दरवाजे पर वो लिखवा लूं। अब तुम लोग ही बोलो, इतने बरस पहले की कहानी के लिए मैं इतना सुंदर रंग बर्बाद क्यों करूं भाई? करण और रोहिणी उनसे सहमत नजर आ रहे थे। जन्माष्टमी का दिन आ चुका था और गांव का मेला भी सज चुका था। करण और रोहिणी ने जी भर कर मेले का आस्वादन किया। घर आकर उन्होंने प्रोफेसर को यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। रात में अचानक रोहिणी की नींद टूटी। उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कोई बच्चा दरवाजे पर खड़ा बहुत करुण आवाज में माँ माँ कह जा रहा था, पुकारे जा रहा था। रोहिणी प्रोफेसर की सुनाई हुई कहानी भूलकर दरवाजा खोलने चल पड़ी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, करण ने आकर उसे रोक लिया। करण के रोकते ही रोहिणी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगली सुबह रोहिणी और करण की बात सुनकर प्रोफेसर भी सोच में डूब गए। लगता है वो कहानी नहीं है, वो सच है, रोहिणी ने घबरा कर कहा। क्या रोहिणी, तुम भी पढ़ी लिखी होकर कैसी बातों पे विश्वास कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग ने मेरी सुनाई हुई कहानी को बस नींद में हकीकत मान लिया और उसी के अनुसार व्यवहार किया तुमने। कुछ नहीं होता, प्रोफेसर ने कहा तो करण और रोहिणी भी उनसे सहमत नजर आए। फिर भी करण आज की रात चौकन्ना था। आधी रात में फिर रोहिणी के कानों में वही आवाज आई और वो सम्मोहित सी दरवाजे की तरफ चल पड़ी, लेकिन ऐन मौके पर करण ने उसे आकर रोक लिया। लेकिन तीसरी रात वही हुआ जिसका डर था। करण की आंख लगी रही और रोहिणी उस बच्चे की पुकार पर दरवाजा खोलकर उसके पीछे पीछे चल दी। इधर रोहिणी के घर से निकलते ही करण की तंद्रा टूटी। जैसे ही उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ी, वो पागलों की तरह बाहर भागा। शोरगुल की आवाज से प्रोफेसर की भी नींद टूटी। करण को बाहर जाते देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए। करण ने आगे जाते हुए रोहिणी को बहुत आवाज दी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसे देखकर करण समझ गया कि वो सम्मोहन में है। कुछ देर के बाद रोहिणी गांव के बाहर एक टूटे फूटे खंडहर हो चुके घर में पहुंची और एक जगह जाकर बैठ गई। करण और प्रोफेसर भी उसके पीछे पीछे थे ही। रोहिणी को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो किसी बच्चे के साथ खेल रही हो। कभी वो लोरी गाती, कभी थपकियां देती, तो कभी दुलार करती नजर आ रही थी। लेकिन वो ऐसा किस लिए कर रही थी, ये न करण को नजर आ रहा था, न प्रोफेसर को। रोहिणी को इस हालत में देखकर उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। वे दोनों दम साधे उसे देख रहे थे।
कुछ घंटों के पश्चात जब सूरज की पहली किरण ने खंडहर की दरारों से रोहिणी को स्पर्श किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रोफेसर और करण किसी तरह उसे घर ले आए, लेकिन होश में आने के बाद रोहिणी सब भूल चुकी थी। अब करण को विश्वास हो गया कि ये कहानी कोई भ्रम नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। जैसे जैसे गांव में रोहिणी की खबर फैली, सब ने कहा कि अब रोहिणी के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटों के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर करण और प्रोफेसर बहुत घबराए। करण ने गांव वालों से उस कहानी के बारे में और पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी बस उतना ही पता था जितना प्रोफेसर ने बताया था। करण को आभास हो रहा था कि बिना इस बात के जड़ तक गए वो रोहिणी को बचा नहीं सकता। गांव वालों के कहने पर वो गांव के सबसे प्राचीन मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी बाबा बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब करण ने उनसे इस कहानी की शुरुआत के बारे में पूछा, तब उन्होंने बहुत देर तक याद करने के बाद बताया कि उनके पिता के पास एक किताब थी जिसमें शायद इस घटना की सारी सच्चाई लिखी थी। करण के विनती करने पर पुजारी बाबा उसे अपने घर ले गए, जहां उनके पिता की किताबें रखी हुई थी। बहुत ढूंढने पर आखिरकार जर्जर हालत में करण को वो किताब मिल ही गई, जिसका शीर्षक था वो श्रापित बच्चा। उसके अधिकांश पन्ने दीमकों की भेंट चढ़ चुके थे, फिर भी जो पढ़ा जा सकता था उसे पढ़कर तो करण चौंक गया। दरअसल वो बच्चा जो आधी रात में गांव में घूमकर अपनी माँ को पुकारा करता था, बरसों पहले वो अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रहता था। उसके पिता उसकी माँ पर बहुत अत्याचार किया करते थे, जिससे तंग आकर उसकी माँ ने बच्चे की नज़रों के सामने ही आत्महत्या कर ली थी। इस घटना का उस बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। वो अन्यमनस्क हो गया। सारा दिन पूरे गांव में माँ माँ कहकर घूमता रहता था। गांव के दूसरे बच्चे उसे पागल कहकर पत्थर मारा करते थे, लेकिन उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं थी। गांव की अन्य स्त्रियां भी उसकी पुकार पर कभी उसकी मदद नहीं करती थी, ना अपने बच्चों के हाथों से पीटने से उसे बचाती थी। एक दिन इसी तरह दूसरे बच्चों के द्वारा मारे हुए पत्थर से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वो दिन जन्माष्टमी के मेले का दिन था। तब से उस बच्चे की आत्मा मेले के दिनों में यहाँ भटकती हुई गांव में घूमती है और गांव की स्त्रियों से अपना बदला लेती है। किताब के अंतिम पन्ने पर घिसी हुई सी एक महिला की तस्वीर देखकर करण को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जगह जगह से खराब हो जाने के बावजूद भी उस तस्वीर में वो रोहिणी का चेहरा पहचान पा रहा था। तो क्या रोहिणी ही उस बच्चे की माँ थी? इसीलिए तो वो रोहिणी के पास आ रहा है। मुझे इस कहानी को अब यही खत्म करना होगा, तभी मेरी रोहिणी बच पाएगी। करण ने मन ही मन ये सोचा और तुरंत पुजारी बाबा के पास पहुंचा। जब पुजारी बाबा ने करण की बात सुनी, तब वो बोले, मेरे पिताजी ने बताया था कि इस बच्चे की मुक्ति का वक्त भी जरूर आएगा। लगता है तुम दोनों इसीलिए गांव आए हो बेटा। तो फिर ये कार्य कैसे होगा बाबा? करण ने पूछा। पुजारी बाबा ने उसे शाम आने के लिए कहा। घर पहुंचकर करण ने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि रोहिणी घबरा जाए। शाम को वो बहाना बनाकर घर से मंदिर की तरफ निकल पड़ा। वहां पुजारी बाबा बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने करण से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा बच्चे, रोहिणी से कहना उसका जाप करे। इस मंत्र से वो सुरक्षित रहेगी। फिर जब वो बच्चा उसे आवाज देगा ना, तब वो दरवाजा खोलकर उसके साथ जाएगी। हम सब उसके पीछे पीछे ही रहेंगे। बच्चा जिस जगह रोहिणी को लेकर रुकेगा, मैं वहीं पर तुरंत एक घेरा बनाकर बच्चे को उसमें कैद कर दूंगा और फिर
तुरंत एक अनुष्ठान करके रोहिणी को एक प्रसाद दूंगा। उस प्रसाद को रोहिणी यानी अपनी माँ के हाथ से खाते ही वो बच्चा अपनी भटकन से मुक्ति पा जाएगा। और अगर उस बच्चे ने हम पर हमला कर दिया तो? करण ने उत्सुकता से पूछा। रोहिणी के मंत्र के जप के कारण वो बच्चा सिर्फ उसी की तरफ सम्मोहित रहेगा, इसलिए हमारी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। पुजारी बाबा ने करण को आश्वस्त किया। घर पहुंचकर करण ने प्रोफेसर और रोहिणी को वो किताब दिखाकर उन्हें सारी बातें बताईं। ये सुनकर रोहिणी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला। प्रोफेसर के चेहरे पर भी अब दहशत नजर आ रही थी। करण ने उन दोनों को पुजारी बाबा की कही हुई बात बताकर डरने से मना कर दिया और रोहिणी को तुरंत उस मंत्र का जाप करने पूजा घर में भेज दिया। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। सभी के दिल जोरों से धड़क रहे थे। पुजारी बाबा भी उनके साथ इसी घर में मौजूद थे। कुछ ही क्षणों के इंतजार के बाद रोहिणी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे देखकर सब लोग समझ गए थे कि अब वो बच्चा आ चुका है। जैसे ही रोहिणी ने दरवाजा खोला, उसे सामने एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा नजर आया जो माँ माँ कहकर उसे पुकार रहा था। रोहिणी उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ चल दी। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे। उन्हें सिर्फ जमीन पर पड़ते हुए बच्चों के पैरों के निशान नजर आ रहे थे। पिछली रात रोहिणी जिस खंडहर में गई थी, आज भी वो वहीं जाकर रुक गई। पुजारी बाबा ने तुरंत अपने कमंडल से जल निकालकर वहां मिट्टी पर फेंका। इसी के साथ वहां एक गोल घेरा बन गया और उस बच्चे की आत्मा उसमें कैद हो गई। पुजारी बाबा ने अनुष्ठान की सामग्री निकाली और वो मंत्र का जाप करने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र जपते जा रहे थे, घर में कैद उस बच्चे की दर्दनाक चीखें वातावरण में गूंज रही थी, जो वहां मौजूद सभी लोग सुन पा रहे थे। इन चीखों को सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए थे। सबका मन उन चीखों से भारी हो गया था, लेकिन वो विवश थे। यकायक रोहिणी उठी और पुजारी बाबा की तरफ झपटी। बस करो, मेरे बच्चे को कष्ट मत दो, बस करो। प्रोफेसर और करण ने किसी तरह से उसे रोका। रोहिणी की आंखों से मानो अंगार बरस रहा था, जो पुजारी बाबा को झुलसा रहा था। फिर भी उन्होंने अनुष्ठान जारी रखा। कुछ देर के बाद उन्होंने रोहिणी के ऊपर अभिमंत्रित जल फेंका, जिससे वो शांत हो गई। उसके बाद उन्होंने उसे एक मिठाई दी और बच्चे को खिलाने का इशारा किया। रोहिणी को अपनी तरफ आता हुआ देख बच्चा शांत हो गया। उसने चुपचाप रोहिणी के हाथों से मिठाई खा ली। अगले ही पल रोहिणी ने देखा वहां कोई नहीं